हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को एक्सप्लेन करूंगी। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है, चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में मैं आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगी, कैसे बनाते हैं, कैसे लिखी जाती है, क्या केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस होती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं 10th के सारे चैप्टर्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, सारे सीरीज़ लेकर आऊँगी, पार्ट्स में लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट से अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सोल्यूशन भी दूंगी। तो फिलहाल मैं अपनी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम अपना चैप्टर 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। आप अपनी डेली लाइफ की कुछ सिचुएशंस को सोचिए, जो भी आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, और उसको सोच के ऑब्जर्व करिए, क्या ऑब्जर्व करते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों में मिल्क को ऐसे ही छोड़ दो, बाहर रखा हुआ। आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। नमी वाले एटमॉस्फेयर में आप तवे को, आयरन तवे को, पैन को, या जो कील होती है उसको भी आप बाहर ऐसे छोड़ दीजिए। तो ऑब्जर्व करिए उसके साथ क्या होता है। ग्रेप्स आर गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स को जो है वो पक जाते हैं। फूड इसको खाना बन जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड जो हमारी बॉडी में भी डाइजेस्ट हो रहा है। वी रिस्पायर, और हम रिस्पायर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कुछ आपको मतलब आप ये सोचिए कि इसका क्या प्रोसेस है। इस प्रोसेस, जो ये प्रोसेसेस हैं, ये कैसे हो रहे हैं हमारी बॉडी में। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. कुछ ना कुछ इन सब नेचर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को पिछली क्लासेस में पढ़ा ही है कि क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या केमिकल चेंजेस होते हैं। Whenever a chemical change occur, we can say that chemical reaction has taken place. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम ये बोलते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है, इसीलिए केमिकल चेंज हो गया है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find the answer of these questions. ये सोचिए कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, किन वजह से होती हैं। तो एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 1.1। पहले ही एक्टिविटी के क्वेश्चन दे दिया गया है क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस एक्टिविटी होती है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस। एक तो सबसे पहले जो भी अगर ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो किसी टीचर के नज़रिए में करिए और सुइटेबल आई ग्लासेस पहनिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी आईज पे इफेक्ट पड़े कुछ। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए करीबन 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, और उसको सैंड पेपर से घिस के साफ कर दीजिए। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। इसे टोंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको टोंग अपने घर में भी देखना है तो घर में कुछ बर्तन उठाने वाला, गर्म बर्तन उठाने वाला जो यूटेंसिल होता है उसको हम टोंग बोलते हैं। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। इसमें दिया गया है बर्नर की मदद से जो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था वो हम जला रहे हैं। जलाने के बाद कुछ पाउडर सा गिर रहा है तो वो हम चाइना डिश में इकट्ठा करके रख रहे हैं, ठीक है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। जब आप इसे बर्न कर रहे हो तो अपनी आंखें इस चीज से दूर रखिए, क्योंकि ये आपकी आंखों को जो है वो प्रॉब्लम में डाल सकता है, कुछ खराब होने का डर हो सकता है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि अब जब हम यहाँ मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो कुछ वाइट वाइट सब्सटेंस निकल रहा है।
मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों है, क्या निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. आपने देखा कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है उसमें से और एक व्हाइट पाउडर सा बदल जाता है। जब चाइना डिश में आप देखते हैं तो कुछ व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है वो। ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाया जाता है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये रिएक्शन जो हो रही है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है, ये इसलिए बन रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन, हमारी एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स हो रहा है। जब वो मिक्स होता है तो ये वाली चीज बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, एक और एक्टिविटी है, टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाओ और देखो क्या होता है। एक एक्टिविटी ये है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो लीजिए। डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करिए। डाइल्यूटेड इसलिए कहा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही डेंजरस एसिड्स होते हैं, तो इसको पानी के साथ जो है वो मिला दिया जाता है। जब इनमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है तो वो डाइल्यूट कहलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पहले ही दे रखा है, हैंडल द एसिड केयरफुली, इसीलिए बोला है क्योंकि इट इज अ वेरी डेंजरस एसिड। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? जब आप इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स मिला देते तो आपको, जब आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल मिला दिया तो कुछ उठा, कुछ मतलब कुछ हुआ उसके साथ। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? और अब डालने के बाद ना जिसमें टेस्ट ट्यूब और कोनिकल फ्लास्क में आपने ये सोल्यूशन मिलाया है, उसे छूकर देखिए क्या उसका टेम्परेचर बदला या वैसा का वैसा ही है जैसे था। From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction takes place. जो तीनों एक्टिविटीज हमने अभी परफॉर्म करी हैं, उन एक्टिविटीज में हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो इन वजहों से हो रहा है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब या तो स्टेट बदलती है या कलर बदलता है या उसमें से गैस निकलती है या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये वाला एक्टिविटी है वो फिगर 1.2। जो ये एक्टिविटी हमने 3 करी है उसका जो डायग्राम है वो ये है, इस तरह से। जिंक ग्रैन्यूल्स, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कोनिकल फ्लास्क में लिया है, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। जब मिक्स करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस जो है इसमें रिलीज हो जाती है और ये हमने ग्लास ट्यूब लगा रखी है और कॉर्क से ट्यूब को बंद कर दिया है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. जब हम ये सब चीजें अपने चारों तरफ चेंज होते हुए देखते हैं, ये सब चेंजेस देखते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत ही लार्ज वैरायटी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। We will study about the various type of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. इस चैप्टर में हम कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे, मतलब इन केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स में कैसे लिखा जाता है ये पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। एक्टिविटी 1.1 हमने जब करी थी, कैन बी डिस्क्राइब, जब व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर बर्न किया गया तो उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। This description of a chemical reaction is a sentence from form is quite. अब केमिकल इक्वेशन हमें बनानी है तो क्या हम केमिकल इक्वेशन इतनी लंबी बनाएंगे? अगर कोई हमसे पूछे कि चलिए केमिकल इक्वेशन बनाइए तो हम ये बताएंगे when a magnesium ribbon is burned in oxygen it gets converted to magnesium oxide। बहुत लंबा नहीं हो गया? कुछ लर्न करने में भी लंबा होगा, एक्सप्लेन करने में भी लंबा होगा। तो केमिकल इक्वेशंस को हम छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। चलो इतने बड़े सेंटेंस में ना लिखकर हम इसको वर्ड में लिख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दिया। मिक्स का मतलब क्या होता है, प्लस। जब किसी चीज में कुछ ऐड करते हो, कुछ मिक्स करते हो तो ऐड कर देते हैं ना, तो प्लस साइन आ गया। ठीक है, और उसने क्या दे दिया ऑक्सीजन में प्रेजेंट होकर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ तो उसने एक चीज बना दी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। आप समझिए
The substance that undergo chemical reaction in a reaction 1.1, magnesium and oxygen are reactants. सबसे पहली बात ये है कि ये जो पूरी इक्वेशन बनी है ये दो भागों में बटी हुई है, एक रिएक्टेंट्स में बटी हुई है, एक प्रोडक्ट में बटी हुई है। रिएक्टेंट्स वो चीजें होती हैं जब किसी दो कंपाउंड को या मोर देन 2 कंपाउंड्स को आप मिक्स करते हैं और उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो फाइनल केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल प्रोडक्ट हमको मिलता है या जो भी उसका केमिकल इक्वेशन हमारी बनती है, जो फाइनल चीज मिलती है हमें, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? प्रोडक्ट। न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा नया सब्सटेंस है जो इन दोनों से मिलके बना है। फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज एज अ प्रोडक्ट, इसको हमने क्या बताया? प्रोडक्ट। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने बनाए, यानी जो हमने दो कंपाउंड मिक्स करे वो क्या थे? रिएक्टेंट्स। जो फाइनल सब्सटेंस बन के आया वो क्या था? प्रोडक्ट। द वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदलता है तो उसको हम एरो की तरह से शो करते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं वो चेंज हो गया प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हमने ये क्या बना दिया यहाँ पर? एरो। तो यानी एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जब चेंज करते हैं। Reactants are written on the left hand side LHS with plus sign between them. Reactants आपको भी मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और दोनों के बीच में प्लस लगता है जब भी, क्योंकि हम reactants को अलग अलग लिखते हैं, जोड़ते हैं। Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. जो प्रोडक्ट बनता है इसमें भी हम प्लस साइन लगाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, अभी हमारी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए हम आगे प्लस साइन नहीं लगा सकते, लेकिन जब यहाँ 4 होते हैं तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट जो है वो मोर देन 2 बन सकते हैं। तो जब अगर ज्यादा बन रहे हैं तो प्लस साइन भी लग सकता है। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, एरो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही हेड करता है। शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये बताता है कि रिएक्शन इस तरफ चल रही है, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ ली कि कैसे केमिकल इक्वेशन होती है। अब केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? ठीक है, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या जो अभी तो हमने ये लिखी, ये भी तो एक तरीके की केमिकल इक्वेशन ही है, लेकिन ये अभी भी हमें बड़ी लग रही है, तो क्या और भी कोई तरीका है जिसे हम इसे और शॉर्टर बना सकते हैं? केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अभी हमने उधर वर्ड्स लिखे हैं, केमिकल इक्वेशन को और छोटा और इजी बनाने के लिए हम केमिकल वर्ड्स की जगह उनका केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम लिख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसके शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। अभी बताया केमिकल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? केमिकल रिएक्शन को। जब हम भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें ये पता होता है कि कोई ना कोई रिएक्शन होने वाला है। If you recall formula of magnesium oxygen magnesium oxide, the above word equation can be written as। हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को पहले वर्ड में लिखा था, अब उसको हम छोटे केमिकल फॉर्मूला में लिख रहे हैं। कैसे? मैग्नीशियम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसे लिखते हैं Mg। क्या लिखते हैं उसको? Mg। तो हमने उसकी मैग्नीशियम वर्ड की जगह क्या लिख दिया? शॉर्ट लिख दिया Mg। प्लस ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। ठीक है, एरो लगा दिया हमने। अब जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसकी शॉर्ट फॉर्म है मैग्नीशियम का Mg और ऑक्साइड का O यानी ऑक्सीजन का O, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया MgO। तो ये हमारी एक छोटी सी इक्वेशन बन गई, यानी और हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब ये इजी भी है टू लर्न और टू रिप्रेजेंट। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इक्वेशंस को ये देखते हैं कि इक्वेशन के रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं वो सेम होने चाहिए। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड? अभी आप देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, पहले देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। मैग्नीशियम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम जुड़े हैं? 1, क्योंकि मैग्नीशियम अकेला है तो 1 हो गया। ऑक्सीजन के साथ कितने नंबर ऑफ एटम जुड़े हैं? 2, तो यानी ऑक्सीजन कितना है? 2, यानी ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं। अब इधर आ जाइए प्रोडक्ट में, मैग्नीशियम का कितना है? 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। इधर कितना है ऑक्सीजन का? 1, लेकिन इधर कितना है? 2, तो
जब तक दोनों में बराबर एटम नहीं होंगे तब तक वो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं कहलाई जाएगी। अगर दोनों तरफ बराबर हैं देन इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, अगर यहाँ पर भी 2 होता या इधर भी 2 होता तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाई जाती है। अगर नहीं है, कुछ भी मिसिंग है, कोई एटम मिसिंग है इसमें, तो वो इक्वेशन कहलाई जाती है हमारी स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहलाई जाती है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हमारी जो 1.2 इक्वेशन बन के आई है ये हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी है फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, जब तक एटम्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं कहलाई जाएगी। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड आपको करनी है तो एटम्स को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में बराबर बराबर होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट है तो वो इक्वेशन हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपने चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। पार्ट 2 कल से स्टार्ट करूंगी मैं यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, पार्ट 1 में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पार्ट 2 देखने के लिए चैप्टर 1 का मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 खत्म हो गया है। तो अगर आपको कोई कुछ समझ नहीं आया हो इस चैप्टर में, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, कोई क्वेरीज हो वो बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस है, अपकमिंग वीडियोस है, वो आप तक इजीली आ सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए, पार्ट 2 के लिए चैप्टर 1 की मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।